नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विथ क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले हम लोग बजट के ऊपर बात करने वाले हैं। बजट होता क्या है, बजट कहाँ पे बात किया गया हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल में लिखा गया, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग जो 2025 का बजट है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग का ताई निर्मला सीतारमण ने क्या किया, पेश किया। ताई मतलब जो हम लोग का फाइनेंस जो मिनिस्टर है, उनका नाम निर्मला सीतारमण है, उनको हम लोग प्यार से ताई कहते हैं, इसलिए उनको ताई। ठीक है? तो उनके बारे में जो बजट है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करें, मतलब कहाँ-कहाँ बजट में किस-किस फंड पे ध्यान दिया गया है, क्या टारगेट सेट किया गया है, क्या इंजन है बजट के बारे में, क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर भी फोकस करने वाला। देखिए ये वीडियो जो सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए नहीं होता, आपका एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उसको भी टारगेट में ध्यान में रख के आपका वीडियो बनाया जाता है, ठीक है? तो पूरा शिद्दत के साथ, पूरा ध्यान से आप सुनने का काम कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार सारा पॉइंट को कवर किया जाने वाला है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं बजट के बारे में। भारत के संविधान में बजट की चर्चा कहीं नहीं की गई है। बजट का जो मतलब होता है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है चमड़ी का थैला। इसका चर्चा भारत के संविधान में कहीं नहीं किया गया है, बल्कि इसके बदले लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? इसके बारे में लिखा गया, ना कि बजट। तो इसी का मतलब भी होता है बजट, तो एक तरह से देखिए दोनों रिलेटेड शब्द है, इसीलिए लोग बजट बजट बोल देते हैं, लेकिन बजट रियल में कहीं चर्चा किया गया नहीं है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 112 में एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि हर साल हम लोग की फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है या फिर होता है, वो क्या करते हैं, इसको पेश करते हैं, ठीक है? लेकिन एक बात और कि कहीं पे ये नहीं लिखा गया है कि बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करेंगे। इसके बदले में क्या है कि राष्ट्रपति बजट को पेश करेगा। कौन पेश करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति पेश न करने के बदले वो किसी भी मंत्री से करा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होते हैं। इसीलिए क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से क्या करता है, अपना जो बजट है वो पेश करवा सकता है। तो बजट जो चीज है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ये क्या होता है, फाइनेंस से रिलेटेड काम है, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर सबसे ज्यादा टाइम करते हैं। आपको पता है मोरारजी देसाई भारत में सबसे ज्यादा टाइम क्या बजट पेश करने वाले मंत्री रह चुके हैं, और निर्मला सीतारमण अभी तक 8 बार, 2025 को यदि आप जोड़ लीजिएगा, टोटल 8 बार बजट पेश कर चुकी है। एक बात और, बजट से पहले जो होता है वो आता है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में क्या होता है कि पिछला 1 साल का लेखा जोखा रहता है। और बजट जो होता है 1 साल में आप क्या कीजिएगा कांड, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है? तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। पहले क्या होता था, बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो होता था दोनों एक ही दिन पेश किया जाता था, लेकिन अब क्या किया है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो होता है इसको एक दिन पहले पेश किया जाता है और बजट को एक दिन बाद पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो तैयार करने का काम होता है, वो जो नेशनल हम लोग का जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, इसको वित्तीय आर्थिक सलाहकार आप बोलते हैं, वो इस बजट को पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, तैयार करते हैं, और हम लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है उसको वो पेश करती है, ठीक है? अब बजट को एक दिन बाद हम लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या होती है, वो उसको पेश करती है। अभी निर्मला सीतारमण इसलिए होती होती लेके चलते हैं, ठीक है? जब कोई जेंट्स आ जाएगा तो हम लोग होता होता बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए, अब बात करते हैं 2025 का बजट के ऊपर। अब बजट का कहानी समझ में आ गया इंडिया में। अब हम लोग बात करते हैं 2025 का बजट के ऊपर कि बजट में क्या-क्या भारत को मिला, क्या-क्या बजट में बेनिफिट है, किन-किन लोगों को बेनिफिट है, क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, एक बात और, बिहार को बहुत कुछ मिला है। बिहार के लोग के लिए खुशखबरी है, बिहार को बहुत कुछ मिला है। तो पूरा ध्यान से बजट पूरा अच्छा से सुनिएगा, ठीक है? आइए बात करते हैं 2025 का बजट। 2025 का बजट का यदि आप बात करते हैं तो इसमें जो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है? पहला जो जर्नी आप डेवलपमेंट कीजिए कैसे, इसके लिए 4 इंजन बनाया गया है। इसके लिए क्या किया गया है, 4 इंजन बनाया गया है। जैसे पहला जो इंजन है वो है एग्रीकल्चर। 4 इंजन में पहला इंजन क्या है, एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है, एमएसएमई, और तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, और चौथा है एक्सपोर्ट। चौथा क्या है, एक्सपोर्ट। देखिए एग्रीकल्चर यदि आपका बढ़ेगा, यदि आपका एग्रीकल्चर क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इनकम जो है वो बढ़ेगा देश का। तो एग्रीकल्चर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के ऊपर फोकस करना ही बहुत बड़ा बात है। कृषि को ही बढ़ाना हम लोग के लिए जरूरी है, इसलिए एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। दूसरा एमएसएमई, ठीक है? एमएसएमई जितना ग्रो करेगा उतना देश का इकोनॉमी ग्रो करेगा। एमएसएमई जो होता है मीडियम लेवल का एक उद्योग होता है, तो एमएसएमई ग्रो करना ही जरूरी है। एमएसएमई का डेफिनेशन को भी चेंज किया गया है, ठीक है? ये हम लोग आगे देखने वाले हैं कि एमएसएमई का डेफिनेशन कैसे कैसे चेंज हुआ है। इसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट। अब जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट कीजिएगा उतना इकोनॉमी में हेर फेर होगा, इकोनॉमी मतलब चालू रहेगा। अभी पैसा एक जगह पे रुक जाता है, इकोनॉमी चालू नहीं हो पाता है, तो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। सरकार क्या चाह रही है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट जैसे जितना बढ़ेगा उतना देश का इकोनॉमी ग्रो करने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस। दूसरा एक्सपोर्ट, कि भारत चाहता है इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। जितना हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया से, जैसे कि दाल, एग्जाम्पल लेते हैं दाल का, भारत दुनिया का सब नंबर 1 प्रोड्यूसर है दाल का, तो नंबर 1 कंज्यूमर भी है दाल का, और इतना ज्यादा कंज्यूम करता है दाल को कि बाहर से मंगाना पड़ता है। वही कहानी चाय का भी है। इसीलिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं
कि हम लोग इंपोर्ट जो है वो कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हम लोग क्या होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट कमाएंगे, गेन में रहेंगे। लेकिन जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना हम लोग क्या होगा, घाटा होने वाला, क्योंकि हमको मंगाना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा, कुछ बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे। इसीलिए 4 इंजनों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, हम लोग का एम का बात करें, हम लोग का लक्ष्य जो है, हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हम लोग को 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। भारत को क्या बनाना है, विकसित भारत बनाना है, जहाँ जीरो पॉवर्टी होगा, कोई गरीब नहीं होगा, भूखमरी से कोई नहीं मरेगा, क्वालिटी एजुकेशन होगा, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और क्वालिटी हेल्थ सेंटर होगा। तो इसके ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है कि भारत को क्या बनाना है, 2047 तहत भारत को विकसित भारत बनाना है। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इस देशों के बराबर हम लोग को पहुंचना है 2047 तक। ये लक्ष्य को लिया गया है और इसके लिए थीम जो तैयार किया गया है, आइए उस पर बात करें। थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपुल। कहने का मतलब ये है कि जो देश बनता है वो मिट्टी से नहीं बनता है, देश जो बनता है वहाँ के लोगों से मिलके बनता है। लोग वहाँ पे रहेंगे तो ही देश का वैल्यू है ना। ऐसे तो आप मिट्टी बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन वो देश भारत जैसा नहीं बनता है ना। अभी बहुत सारा देश देखेंगे, लेकिन इंडिया ऐसा खूबसूरत देश आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम जो है आपका एग्जाम में के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो थीम को जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं कि बजट में क्या क्या हम लोग को मिला है। देखिए, बजट का बात करते हैं, हर क्लास के लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। ठीक है, आपको तो टैक्स के बारे में बहुत सुना होगा, पिछले 4-5 दिन में टैक्स के बारे में बहुत सुना, टैक्स में छूट, टैक्स में छूट। हाँ, तो वही टैक्स जो है सभी लोगों को क्या राहत का सांस देने वाली है। ठीक, मिडिल क्लास से लेके हायर वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें राहत होने वाला है। पूरा ध्यान से सुनते हैं, वो पूरा डिटेल मिलने वाला है। इसमें पहला फोकस जो किया गया है, इसमें किया गया गरीब को, यूथ को, अन्नदाता को और नारी को। इसके तहत क्या होने वाला है, एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ होने वाला है वो होने वाला है, और जो बिल्डिंग रूरल जो प्रोस्पेरिटी है वो बढ़ने वाला है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है कि डेवलपिंग द एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत क्या होने वाला है कि 100 जो आपके डिस्ट्रिक्ट चुने जाएंगे, वहाँ पे एग्री डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। उस जो जिला है वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए हब बनाया जाएगा, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर तकनीकी सिखाया जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जो तकनीक होता है वो सिखाया जाएगा। वहीं पे कोल्ड स्टोर खोला जाएगा। ठीक है, आप अपना सामान को जो जो जल्द समय पे नहीं बिक पाया उसको लाके कोल्ड स्टोर में जमा कर सकते हैं, और आपको क्या होने वाला, फिर आप जब उसको निकालने का मन निकाल के फिर आप उसको सेल कर सकते हैं, तो ये प्रॉफिट आपको मिलने वाला। तो एग्री डिस्ट्रिक्ट 100 जिलों को तैयार किया जाएगा। इस 100 डिस्ट्रिक्ट को तैयार करने से 1.7 करोड़ जो किसान होने वाला है इसको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसको इन्हांस कर सकते हैं आप। इसमें जो लोन का लिमिट है इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपको कुछ समय के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो आप उसको 7.7 करोड़ तक ले सकते हैं। और आप लंबा टर्म का लोन चाहिए तो 3 लाख पहले मिलता था, अब 5 लाख कर दिया गया, तो 2 लाख का आपको बेनिफिट है। तो इससे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला किसान क्रेडिट कार्ड से। पहले आप 3 लाख ले सकते हैं, तो आप 5 लाख ले सकते हैं, तो आप कृषि में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले ही बोले 4 इंजन में से एक एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट का पहला यहाँ पे आपको केसीसी लोन जो है इसमें इन्हांस कर दिया गया। ठीक, मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन का क्षेत्र में हम लोग वृद्धि करना चाहते हैं। पहला क्या हुआ कि कॉटन का जो सामान है, कॉटन जो भारत में क्या बनता है, कॉटन बनता है। ठीक है, पॉलिस्टर का जो सामान होता है, पॉलिस्टर का कपड़ा जो होता है, फिर और भी तरह का जो एक्रेलिक वगैरह का कपड़ा होता है वो भारत में उतना ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, भारत में बना हुआ सामान क्या होता है, कॉस्टली होता है, कि कॉटन यहाँ पे बहुत कम प्रोडक्शन होता है, और इसी वजह से कॉटन का जो कपड़ा होता है बहुत महंगा मिलता है इंडिया में। और विदेश से व्यापार करने आते हैं वो लोग का कपड़ा क्या होता है, सस्ता होता है, क्योंकि लोग पॉलिस्टर एक्रेलिक वगैरह का यूज करते हैं, और वो लोग का कपड़ा क्या होता है, सस्ता होता है, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज में आ गया इंडिया में। इसलिए कॉटन को बढ़ावा देने के लिए पिछला 5 साल में कॉटन प्रोडक्टिव मिशन भारत में चालू किया गया है। ठीक है, अब देखिए हाई यील्डिंग जो सीड होता है इसके और मिशन बढ़ाया गया है, मतलब हाई यील्डिंग सीड का आप यूज कीजिए, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा। इसके लिए क्या किया गया है, हाई यील्डिंग सीड का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। मखाना आपको पता है, बिहार बिहार में जो है मखाना का मिला, जीआई टैग मिल चुका है। बिहार मखाना उत्पादन में नंबर 1 है, इसलिए बिहार में मखाना बोर्ड स्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, मखाना आपको पता प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है ना, प्रोटीन उससे बहुत अच्छा मिलता है। ठीक, जो फिटनेस का ध्यान देते हैं, जो डाइटिंग वगैरह मेंटेन करते हैं, जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, लोग मखाना का यूज करते हैं। ठीक, मखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। अगला 6 साल में दाल के ऊपर बहुत फोकस होने वाला है, जिसमें तूर का दाल, जिसको अरहर बोलते हैं, उड़द का दाल और मसूर का दाल, इन दालों के ऊपर फोकस का होने वाला है। ठीक है, देखिए भारत जो है दाल का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, नंबर 1 कंज्यूमर। इसके लिए दाल भारत को बाहर से भी मंगाना पड़ता है। इतना आबादी है भारत में, 140 करोड़, तो जी कितना दाल खपत होने वाला है। इसीलिए कि भारत जो अगला 6 साल दाल के ऊपर बहुत फोकस करने वाला है, और दाल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहता है भारत। ठीक है, इसलिए दाल के ऊपर आत्मनिर्भर होना चाह रहा है, कि वो बाहर से मंगाना नहीं पड़े, बाहर से नहीं मंगाने तो पैसा बचेगा, तो इसके ऊपर पूरा फोकस है। दाल के ऊपर बजट दिया गया, दाल के ऊपर पूरा बजट में ध्यान दिया गया है। ठीक,
सपोर्टिंग फॉर एमएसएमई, एमएसएमई को उसमें सपोर्ट किया गया है। एमएसएमई के लिए 5 लाख रुपया तक का तात्कालिक लोन और इसको बढ़ा के आप 10 लाख रुपया तक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो एमएसएमई खोलना चाहते हैं, उद्योग आधार बना के, अपना उद्यम आधार बना के आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ये लोन लेके आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसको क्या होने वाला है, एमएसएमई का क्षेत्र में जो भी लोग हैं उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो बजट में ये बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें क्या है, लोन दे के लोगों से इन्वेस्टमेंट कराने का बहुत अच्छा प्लानिंग किया गया है। ठीक है, तो एमएसएमई का सपोर्ट बहुत जरूरी है देश में। एमएसएमई जितना ज्यादा आगे चलेगा उतना देश का तरक्की होने वाला है। आगे बात करते हैं एमएसएमई के लिए लोन का अमाउंट आपको समझ में आ गया कि 5 लाख और उसको बढ़ा के आप 10 लाख भी कर सकते हैं। ठीक है, एमएसएमई का जो है डेफिनेशन ये भी बदल दिया गया है। ठीक है, एमएसएमई क्या किया गया है, डेफिनेशन जो है ये भी बदल दिया गया है। ठीक, देखिए एमएसएमई पहला हो गया माइक्रो इंटरप्राइजेस, दूसरा हो गया स्मॉल इंटरप्राइजेस, तीसरा हो गया मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जिस इंटरप्राइजेस में 2.5 करोड़ रुपया लगा है उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो। ठीक, जिसमें 25 करोड़ रुपया लगा है उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल, और जिसमें 125 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम। तो ये डेफिनेशन में चेंज आया है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट के रूप में। यदि आप टर्नओवर के बेस में देखते हैं तो ये 10 करोड़ रुपया का टर्नओवर है तो उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रो। 100 करोड़ रुपया का टर्नओवर तो उसको बोलेंगे हम लोग स्मॉल। यदि 500 करोड़ रुपया का टर्नओवर है तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये डेफिनेशन में चेंजिंग लाया है एमएसएमई का, चेंजिंग लाया गया है बजट में एमएसएमई का। ठीक है, तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज होने वाला है। इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी एंड द इनोवेशन, इनोवेशन और इकोनॉमी के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। इसके तहत भारत में जो क्या करने वाला है, बहुत सारे सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। जैसे कि एग्जांपल ध्यान से सुनिए क्या क्या बोल रहे हैं हम। पहला है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इसमें बजट लोकेटेड किया गया है। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी आईआईटी, आईआईटी में जो आपको सीट है वो ज्यादा मिलने वाला है। आईआईटी और एम्स में क्या होगा, सीट का संख्या बढ़ने वाला। डे केयर सेंटर, ठीक है, कैंसर से जो बीमारी होता है उसको बचाने के लिए, कैंसर का जानकारी देने के लिए और उसका बीमारी से लड़ने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करने वाला है, डे केयर सेंटर आपका खुलने वाला, हॉस्पिटल खुलने वाला, जहां आप कैंसर से रिलेटेड बीमारी के बारे में जानकारी और उसका इलाज करा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पहल है। तो ऐसे ही बहुत सारे काम और भी किए गए इसके तहत, जैसे अटल थिंकरिंग लैब है और भी ऐसे एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा काम किए गए हैं जिसमें क्या भारत को डेवलपमेंट की ओर आगे ले जाएगा। ठीक, इस साल का बजट जो है बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो पूरा आप अच्छा से सुनने का काम करते चलिए। ठीक है, अब भारत क्या कर रहा है, इन्वेस्टिंग द पीपुल इकोनॉमी एंड इनोवेशन के तहत ही भारत क्या करने वाला है, स्टेट को सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर में जल जीवन मिशन के ऊपर पूरा 100% शुद्ध वाटर पहुंचाने का बात किया गया है। ठीक है, उसके पावर सेक्टर रिफॉर्म, जो पावर सेक्टर है उसको रिफॉर्म करने का बात किया गया है। दूसरा क्या बात किया गया है, एसेट द मोनेटाइजिंग प्लान के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसमें लॉन्च करने वाला है बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ न्यू प्रोजेक्ट के लिए, नया नया जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसके ऊपर एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है। दूसरा है जो अर्बन जो चैलेंजेस है, ठीक है, अर्बन जो चैलेंज होता है उसके ऊपर फंड भारत सरकार देने वाली है। अगला क्या करने वाली है, मैरीटाइम डेवलपमेंट ऑफ फंड, मैरीटाइम जो डेवलपमेंट होने वाला है उसके ऊपर पूरा ध्यान देने वाला। मैरीटाइम मतलब समुद्री एरिया, जो उसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर फंड लोकेटेड किया गया है। न्यूक्लियर जो एनर्जी मिशन है इसको विकसित भारत बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसके ऊपर भारत पूरा ध्यान देने वाला है। उड़ान, उड़ान जो योजना है इसके तहत भारत जो है 120 नए एयरपोर्ट ओपन करने वाला है इंडिया में, नए 120 एयरपोर्ट, इससे जो लोकल जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग होते हैं, वो भी हवाई मार्ग से क्या ये रास्ता को अपना सकते हैं। बिहार का जो फ्यूचर नीड है उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया, जिसमें क्या करना है, वेस्टर्न कोसी जो है उसमें कैनल बनने वाला है, इसका नाम है ईआरएम प्रोसेस। ठीक है, ईआरएम प्रोजेस, इसके ऊपर भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। अब बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म के ऊपर। आपको आपने सुना होगा पिछले 4-5 दिन में कि 0 से लेके 12 लाख तक जो इनकम करते हैं सालाना, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला। उसके ऊपर क्या है, टैक्स नहीं लगने वाला। उसके ऊपर का आप स्लैब, आपको हम बताते हैं कि कहाँ क्या क्या स्लैब है उसके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है। ठीक है, 0 से 12 लाख तक इनकम को टैक्स नहीं लगने वाला, 12 से आप ऊपर करते हैं तो टैक्स लगने वाला है। ठीक, सारा स्लैब आपके सामने है, ध्यान से आप देखते चलिएगा। तो ध्यान से देखिए कि किस किस स्लैब पे कितना कितना टैक्स लगना। 0 से 12 लाख तक जब आपकी इनकम सालाना होता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगे, जो पहले था 7 लाख तक, अब इसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया। इससे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा छोटा हाथ का बात, जो 1 लाख रुपया, 90,000 रुपया, 50,000 रुपया तक का इनकम करते हैं, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इससे बहुत बड़ा राहत होने, ये पैसा जो बचेगा टैक्स का वो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी चलेगा, और सरकार यही चाहती है इकोनॉमी चले। इकोनॉमी चलेगा तो भारत 2047 तक क्या बनेगा, विकसित भारत बनने वाला है। ठीक, आगे समझते हैं किन किन मेजर फील्ड के ऊपर भारत ने अपना जो बजट में पैसा इन्वेस्ट किया, बजट में पैसा लगाया। पहला सुनते हैं, पहला सबसे ज्यादा पैसा जो है डिफेंस के ऊपर लगा है, पहला सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस के ऊपर। दूसरा है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, तीसरा होम अफेयर के ऊपर, चौथा एग्रीकल्चर एंड द एलाइड एक्टिविटीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड द टेलीकॉम के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर, सोशल वेलफेयर और साइंटिफिक डिपार्टमेंट के ऊपर भारत
पूरा ध्यान देने वाला है, इन सब के ऊपर बजट में भी बात किया गया था। आपके सामने पूरा बजट का निचोड़ है, पूरा ध्यान से आपने सुना बजट को, अच्छा लगा होगा तो तारीफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? पूरा अच्छा से आपको हम बजट समझाने का कोशिश किए हैं, जितना हो पाया हमसे उतना आपको डिटेल में बताने का कोशिश किए बजट को, ठीक है? इस साल का बजट जो है बहुत ही बेहतरीन तैयार किया गया है ना। देखिए बहुत सब लोग बहुत तरह का बात कर रहे हैं कि दिल्ली चुनाव को ध्यान में रख के बजट तैयार किया गया है, ये वो। देखिए इतना छोटा सोच सरकार नहीं रखती है। दिल्ली चुनाव के ऊपर ही ध्यान देना था, तो वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसके समय भी बजट निकाल सकती थी इस तरह का तूफ़ानी बजट, लेकिन इतना छोटा सोच नहीं था, ठीक है? सरकार जो होता है छोटा-छोटा सोच लेके नहीं चलती, वो बहुत लंबा सोच के चलती है कि 15 साल, 20 साल आगे का लेके चलती है, ठीक है? तो ये बजट बहुत बेहतरीन है, सब तबके के लोगों के लिए ध्यान में रखा गया है। हाँ, एक बात और टॉय सेक्टर भी भारत में क्या होने वाला है, मतलब बनने वाला है। देखिए भारत में चाइनीज़ का जो सामान का इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है। चाइना से हर तरह का सामान बन के आते हैं ना, उसमें टॉय भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो भारत में अब टॉय जो खिलौने होते हैं वो भारत में बनेंगे जिससे क्या खिलौने का रेट घटने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।